तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट यूनिट है ये और टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होते क्या हैं और ये हमारी किस तरह से मदद करते हैं डिज़ाइन को पढ़ने में, ये जानेंगे हम। लेकिन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कंट्रास्ट। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रास्ट के बारे में जानेंगे, कंट्रास्ट होते क्या हैं और कैसे कंट्रास्ट का सम ऑफ स्क्वायर हमको हमेशा टोटल सम ऑफ स्क्वायर प्रोवाइड कराता है। डिज़ाइन में एक लाइन बोली जाती है, ओनली कंट्रास्ट आर एस्टिमेबल, यानी किसी भी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में हमारे जितने कंट्रास्ट बनेंगे हम उतने ही इफ़ेक्ट को एस्टिमेट कर पाएंगे। तो जो भी लाइनें मैं अभी बोल रहा हूँ आपको एकदम नई लगेंगी, लेकिन जब आप कम से कम 3-4 क्लासेस फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की कर लोगे और दोबारा से लेक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि जो ये लाइनें हैं कंट्रास्ट आर एस्टिमेबल, ये आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहले कि कंट्रास्ट है क्या। तो किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को हम जो किसी वेरिएबल पर बनाए जा रहे हैं उन्हें कंट्रास्ट कहते हैं जब उनके कोफिशिएंट्स का सम 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल हमने एक वैल्यू लिखी y1 माइनस y2, यहाँ पर y1 y2 वेरिएबल थे और हमने इनसे एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। सभी लोग लीनियर कॉम्बिनेशन तो जानते ही क्या है। लीनियर कॉम्बिनेशन हम किसे कहते हैं? जब वेरिएबल की पावर 1 रहे और उनको जोड़कर या घटाकर हम एक इक्वेशन बनाते हैं, सीरीज़ बनाते हैं, तो उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इक्वेशन कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू का टर्म भी होता है, यहाँ पर हम सिर्फ सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो y1 माइनस y2 क्या एक कंट्रास्ट है जो कि हमने y1 और y2 दो रैंडम वेरिएबल पे बनाया है। तो हम इनके कोफिशिएंट्स को सम करेंगे। तो y1 का कोफिशिएंट है +1 और y2 का है -1। कोफिशिएंट को जोड़ने पर क्या आया? 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये कंट्रास्ट है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं हमारे पास वैल्यूज़ हैं y1 y2 डॉट डॉट yn और हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं। तो हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस डॉट 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 Ln yn। इसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n Li yi। हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को कंट्रास्ट कब कहेंगे? जब ये समेसन Li की वैल्यू क्या दे दे? 0। यानी कंडीशन क्या है कि अगर L1 L2 और Ln को जोड़ने पर हमारे पास 0 आएगा तो हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को कंट्रास्ट कहेंगे। तो सभी लोगों को कंट्रास्ट की डेफिनेशन क्लियर है? चलिए ठीक है, बात करते हैं ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट की। हम 3 रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं y1 y2 और y3। हम इनसे कंट्रास्ट बनाने जा रहे हैं। तो हमने जो नंबर 1 पर कंट्रास्ट बनाया वो है y1 माइनस y2। अभी अभी आपने देखा। हम एक और कंट्रास्ट बनाने जा रहे हैं। हमने बनाया y1 प्लस y2 माइनस 2y3। अगर हम ये कहें कि ये वाला कंट्रास्ट y1 y2 y3 से बना है तो क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो कि ये y1 y2 और y3 से बना है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये कंट्रास्ट y1 y2 y3 से बना है? सबको मेरी आवाज़ मिल रही है? यस सर बना है। बना है कैसे? इसमें y3 दिख रहा है आपको? बस y3 का कोफिशिएंट 0 है। यानी कहीं पर ये नहीं कहा गया कि Li इज़ नॉट इक्वल टू 0। Li 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर Li को 0 भी पुट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट की। तो अगर हमारे पास दो कंट्रास्ट C1 और C2 ऐसे हो जाएं कि इनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ते हैं और फिर हमें 0 मिलता है तो हम इन दोनों कंट्रास्ट को क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल। कैसे? अभी हम दिखाते हैं। y1 का कोफिशिएंट ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में 1 है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा।
y2 का ऊपर वाले में -1 है, नीचे 1 है, मल्टीप्लाई करने पर -1 मिलेगा। और अगर y3 का हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिलेगा, 0 इंटू -2। और अगर हम इन तीनों को फिर से जोड़ते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0। किन्हीं भी दो कंट्रास्ट के कोफिशिएंट्स को, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर अगर 0 आ जाए तो हम उसे कहते हैं आर्थोगोनल कंट्रास्ट। अब डेफिनेशन पे आते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंट्रास्ट है L1 Y1 प्लस L2 Y2 प्लस डॉट 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 LN YN। दूसरा कंट्रास्ट हमारे पास है M1 Y1 और M2 Y2 प्लस डॉट डॉट MN YN। चूँकि ये एक कंट्रास्ट है, इसका मतलब समेसन Li क्या होगा, 0 होगा। ये भी एक कंट्रास्ट है तो समेसन Mi क्या होगा, 0 होगा। अब अगर हमको L1 M1 यानी Y1 का कोफिशिएंट, L2 M2 और इसी तरीके से LN MN मल्टीप्लाई करने पर 0 मिल जाए तो हम इनको आर्थोगोनल कंट्रास्ट कहेंगे। तो हम इसको नाम दे देते हैं C1 समेसन Li Yi I गोइंग फ्रॉम 1 to n, C2 summation I going from 1 to n Mi Yi। These two contrasts C1 and C2 said to be orthogonal if this condition is hold। इस कंडीशन का भी हम एब्रीवेटेड फॉर्म लिख देते हैं समेसन Li Mi इक्वल टू 0। तो सभी को आर्थोगोनल कंट्रास्ट क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं ये जो y1 y2 और yn रैंडम वेरिएबल थे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिए गए हैं जिसका मीन है म्यू और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। और अगर हम इनसे y1 y2 yn से कंट्रास्ट बनाने जा रहे हैं, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास जितने रैंडम वेरिएबल होंगे हम उनसे एक कम आर्थोगोनल कंट्रास्ट बना पाएंगे। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल y1 और y2 हैं तो हम इनसे सिर्फ एक ही आर्थोगोनल कंट्रास्ट बना सकते हैं, y1 माइनस y2। कोई कह सकता है सर हम माइनस y1 और प्लस y2 भी तो बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या ये आर्थोगोनल होंगे आपस में, चेक करके बताइए। अगर हम इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो -1 इक्वल टू -2, यानी y1 y2 से हम आर्थोगोनलिटी की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही आर्थोगोनल बनेगा। चूँकि ये एक है तो हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे कि आर्थोगोनल है। अगर हम बात करें y1 y2 और y3 की तो ये टोटल कितने, 3 वेरिएबल से हम केवल 2 ही आर्थोगोनल कंट्रास्ट बना सकते हैं। पहला हमने बनाया y1 माइनस y2, दूसरा बनाया y1 प्लस y2 माइनस 2y3। सभी लोग कोशिश करके देखना, अगर कोई और कंट्रास्ट आप बना पाओ जो इन दोनों के साथ आर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो मुझे बताना। यानी कि जितने वेरिएबल होंगे हम हमेशा उनसे एक कम आर्थोगोनल कंट्रास्ट बना पाएंगे। तो अगर हमारे पास y1 y2 yn वैल्यू हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं, तो इनसे बनने वाले कंट्रास्ट की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो हमेशा 0 आएगी। और अगर हम इस कंट्रास्ट का निकालते हैं वेरिएंस तो वो आएगा सिग्मा स्क्वायर समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to n Li स्क्वायर। चलिए हम इसको करके भी देखते हैं, ठीक है, कि ये बात जो हमने लिखी है वो सही है या गलत। कि कंट्रास्ट की एक्सपेक्टेशन हमेशा 0 आएगी और वेरिएंस हमेशा ये आएगा अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इनसे हम n-1 आर्थोगोनल कंट्रास्ट बना लेते हैं। कंट्रास्ट नंबर 1 C1 क्या बनेगा, y1 माइनस y2। कंट्रास्ट के बनने में आपको सारे रैंडम वेरिएबल्स को ऐड कर देना है, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट कर देना है जितने भी आगे हों। आगे 2 थे तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम तीसरा कंट्रास्ट बनाएंगे तो लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस 3y4। अगर हम nth वाला कंट्रास्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1 इंटू yn।
इस तरह से बनने पर कंट्रास्ट हमारे आर्थोगोनल होते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कंट्रास्ट को आर्थोगोनल रखना चाहें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किधर प्लस रखें किधर माइनस रखें, और ऐसा करने पर आर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस तरीके को फॉलो करते हुए कंट्रास्ट बनाते हैं तो वो हमेशा आर्थोगोनल होंगे। यहाँ पर n-1 लिख लो, क्योंकि हमने कहा था एक कम आर्थोगोनल कंट्रास्ट बनेंगे, यानी ये वाली वैल्यू Cn-1 होगी। आपको मैं और भी दिखाऊंगा आर्थोगोनल कंट्रास्ट बनते हैं जब हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो ना करें। तो वो आर्थोगोनल कंट्रास्ट आपको कहाँ पर दिखेंगे, जब हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तब हम आपको दिखाएंगे कि इनके अलावा भी दूसरे तरीके होते हैं आर्थोगोनल बनाने के, जब हम कोफिशिएंट्स को इस तरह से मल्टीप्लाई ना करें कि जितने आगे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दें। वो आगे चलकर हम देखेंगे। तो अभी हमने जब कंट्रास्ट बनाए तो हम इसकी बात को टेस्ट करते हैं, जो इसने कहा था कि क्या कंट्रास्ट की एक्सपेक्टेशन 0 आएगी और क्या वेरिएंस ये आएगा, चेक करते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, C1 की एक्सपेक्टेशन लेते हैं। तो C1 की एक्सपेक्टेशन लेने पर आएगा एक्सपेक्टेशन Y1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Y2, और Y1 और Y2 दोनों ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिए गए हैं, जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो अगर हम इनकी वैल्यू म्यू पुट कर देते हैं तो आंसर में मिलेगा 0। सिमिलरली अगर हम C2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो यहाँ म्यू मिलेगा, यहाँ म्यू मिलेगा, और यहाँ -2 म्यू, सारे कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि कंट्रास्ट की एक्सपेक्टेशन कितनी आ रही है, 0। अब बात करते हैं वेरिएंस की। आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है, Y1 Y2 Yn आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। चलिए, वेरिएंस के फार्मूले में अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हों तो फार्मूला लगाना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि कोवेरिएंस टर्म नहीं आता है। वेरिएंस Y1 माइनस Y2 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस Y1 प्लस वेरिएंस Y2, और अगर हम दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, रिजल्ट में हमें मिलेगा 2 सिग्मा स्क्वायर। अब जरा हम कंट्रास्ट के फार्मूले से इसको निकाल दें, तो सिग्मा स्क्वायर लिखना है और L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, यानी समेसन Li स्क्वायर हमने कर दिया। L1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और L2 की -1 है। अगर हम दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, प्लस लगा के -1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो आपको दिख रहा होगा कि समेसन Li स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर से भी वही रिजल्ट आया, 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं कि जब भी हम कभी कंट्रास्ट की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो 0 आएगी, और वेरिएंस लेंगे तो ये आएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, हम क्वेश्चंस करवाएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम कंट्रास्ट को SNV करना चाहें तो क्या करेंगे, किसी CI कंट्रास्ट को अगर हम SNV करना चाहें तो हम यहाँ से इसकी एक्सपेक्टेशन घटा देंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। आपने ये पढ़ रखा है कि जब भी हम किसी रैंडम वेरिएबल से उसकी मीन को घटाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, नॉर्मल 0-1, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। आप में से कौन हमें बताएगा कि अगर हम किसी SNV का स्क्वायर करें तो वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। मान लो Z एक SNV है, ठीक है, तो Z स्क्वायर फॉलो करेगा काई स्क्वायर को। और अगर मान लो हमारे पास Z1 Z2 कई सारे हैं जो कि SNV को फॉलो कर रहे हैं और हम उनके स्क्वायर का सम करें तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, Z1 भी नॉर्मल 0-1 था, Z2 भी नॉर्मल 0-1 था, और हम कह रहे हैं कि हम दोनों का स्क्वायर करने के बाद सम भी कर रहे हैं। बताइए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, काई स्क्वायर। डिफरेंस क्या रहेगा ऊपर और नीचे वाले में, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ऊपर 1 रहेगी और नीचे 2 रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने बनाया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी CI माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ CI डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ CI, तो ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर अकेला है तो सारे कंट्रास्ट ऐड कर लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, कौन बताएगा मुझे।
ये जितने कंट्रास्ट हमने ऊपर लिखे थे सारे ऐड कर लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? n-1। ठीक है, याद रखना n-1। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन सी आई यानी कंट्रास्ट का जो मीन था वो 0 था, तो यहाँ पर बचेगा सी आई। अब हम आई को हटाकर सी लिख रहे हैं, कंट्रास्ट को आई नहीं लिखेंगे बार बार। अगर वेरिएंस सी आई की बात करें तो इसकी वैल्यू आई थी सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सी का स्क्वायर कर लो और ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा सिग्मा स्क्वायर समेसन एल आई स्क्वायर, और ये फॉलो करेगा का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ से अगर हम ये देखें कि सी स्क्वायर और समेसन एल आई स्क्वायर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो हम लिखेंगे का स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और इनटू सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर हमने इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जो वैल्यू हमें मिली है ये क्या होती है, ये आपको जानना है। तो अभी तक हम सब कुछ पढ़ रहे थे कंट्रास्ट का, कोई रिलेशन नहीं था इसका डिज़ाइन से, लेकिन अब रिलेशन आ गया। इस वैल्यू को हम कहते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। कैसे, हम ये देखेंगे प्रूफ करके कि हम इस वैल्यू को टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्यों कहते हैं। और अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर अब तक हम पढ़ते आए थे वो काई स्क्वायर को कैसे फॉलो करता है, सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम प्रूफ करते हैं कि कंट्रास्ट के द्वारा बनी इस वैल्यू को हम कैसे टोटल सम ऑफ स्क्वायर कहेंगे। तो पहले हम एक कंट्रास्ट के लिए आपको इसे करके दिखाएंगे, फिर हम 2 कंट्रास्ट के सम पर आपको इसको करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम कंट्रास्ट एक ले रहे हैं C1, इसकी वैल्यू है y1 माइनस y2। चलिए हम इस वैल्यू को निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, C1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर मतलब y1 माइनस y2 स्क्वायर, डिवाइड में होगा समेसन एल आई स्क्वायर, मतलब इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, वो आएगा 2 आ रहा है, ये सबको दिख रहा है। ठीक है, आप ज़रा बताइए टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, जल्दी, किसी को नहीं याद है? रॉ सम ऑफ स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। रॉ सम ऑफ स्क्वायर क्या होता था, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई स्क्वायर, करेक्शन फैक्टर क्या होता था, जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो किसी ने भी बताया नहीं, लेकिन याद सबको है क्योंकि अभी रिवीजन क्लास जल्दी ही हुई है, तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ये फार्मूला ना याद हो। ठीक है, हमको इस कंट्रास्ट को देखना है, ये वैल्यू जो थी इसको चेक करना है जो हमने यहाँ पर लिखी है C1 स्क्वायर अपॉन समेसन एल आई स्क्वायर, कि ये कैसे टोटल सम ऑफ स्क्वायर के बराबर आएगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, हम इस वैल्यू में y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर ऐड करेंगे और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जो वैल्यू पहले से थी उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ प्लस लग जाएगा और ये माइनस वाले टर्म्स हो गए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहले वैल्यू आई है हम उसको लिख सकते हैं समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 2 वाई आई स्क्वायर। तो चूँकि हमने C1 कंट्रास्ट में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ ली हैं, तो हमारा जो ये समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n है ये 2 तक ही जाएगा, यानी हमें पहला टर्म मिल गया। अब अगर हम बाद वाले टर्म को सॉल्व करें और हमें ये मिल जाए तो और अच्छा है। देखते हैं कौन मुझे बताएगा ग्रैंड टोटल क्या होगा। अगर 2 ही वैल्यूज़ हमने ली हैं तो ग्रैंड टोटल क्या होगा, y1 प्लस y2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और आपको दिख रहा होगा कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर में यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो क्यों ना हम एक माइनस कॉमन ले लें, यानी हम इस प्लस की जगह पे सीधे माइनस लिख लेते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, ये y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस में हो जाएंगे और ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। जो वैल्यू माइनस में हो गई हम इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2 y1 y2 अपॉन में 2 रहेगा। चलिए अब हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, समेसन आई इक्वल टू 1 to 2 वाई आई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है। एलसीएम लेने पर यह आएगा 2y1 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2
y1 y2, डिवाइड में क्या रहेगा 2। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 2y1 स्क्वायर 2y2 स्क्वायर से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा हमारे पास y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर ऊपर वाली वैल्यू को हम देखें तो हम उसको लिख सकते हैं y1 प्लस y2 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 को हम g लिख सकते हैं। और हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी, 2 ही वैल्यूज तो ली थी, तो n की वैल्यू हो गई 2। तो आपने देखा कि कंट्रास्ट का सम ऑफ स्क्वायर क्या बन गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये हमने अभी एक कंट्रास्ट के लिए करके दिखाया है, हम आपको 2 तक करके दिखाएंगे क्योंकि आगे के भी होंगे लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। चलिए अब हम 2 ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट लेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। चलिए हमने पहला कंट्रास्ट लिया C1, दूसरा कंट्रास्ट लिया C2। C2 को हम ले रहे हैं y1 प्लस y2 माइनस 2y3, यानी अब की बार हमने वैल्यूज़ कितनी ले ली, 3। तो अगर हम यहीं पर टोटल सम ऑफ स्क्वायर को लिखें तो क्या आएगा, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to 3 yi स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 3, जहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी, ग्रैंड टोटल 3 वैल्यूज़ हमने ली हैं तो ग्रैंड टोटल की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3। तो C1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर यानी हम सम ऑफ स्क्वायर्स करेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, कंट्रास्ट के सम ऑफ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था समेसन CI स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन LI स्क्वायर। आप ऊपर देख सकते हैं यही वैल्यू तो मैंने बताया था कि बनेगी टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये देखिए। चलिए तो हमारे पास 2 वैल्यू हैं C1 और C2, हम दोनों का अलग अलग करके ऐड करेंगे तब देखते हैं कि क्या ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर बनेगा। तो पहली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, C1 स्क्वायर मतलब y1 माइनस y2, तो हम लिखेंगे इसको y1 माइनस y2 स्क्वायर, और समेसन LI स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस C2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा y1 प्लस y2 माइनस 2y3 स्क्वायर, और अपॉन में करेंगे समेसन LI स्क्वायर। तो समेसन LI स्क्वायर करेंगे तो पहले वाले का 1 फिर 1 और फिर माइनस 2, यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऐड करने पर क्या आएगा 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, हम इसमें y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर और y3 स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करके देखेंगे क्या उसी के बराबर वैल्यू आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, और यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर। हमें ये पूरा बाद वाला हिस्सा सॉल्व करना है माइनस को कॉमन लेकर। पहले वाले हिस्से को हम क्या लिख देंगे, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to 3 yi स्क्वायर, और अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो आपको दिख रहा होगा y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर, ये वैल्यू सारी प्लस में हो जाएंगी। अच्छा अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। चलो हम एलसीएम भी 6 ले लेते हैं। तो ये वैल्यूज़ सारी जो प्लस में हो गई हैं ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि आएगा 6y1 स्क्वायर प्लस 6y2 स्क्वायर प्लस 6y3 स्क्वायर। बात करते हैं इस वाले टर्म की, तो इसके आगे पहली चीज़ तो माइनस लग जाएगी, दूसरी चीज़ इसके अपॉन में 2 है और 6 एलसीएम लिया गया है तो इसके साथ एक 3 मल्टीपल में आएगा, और अगर हम y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो आएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2। चूँकि इसके नीचे 6 ही है तो एलसीएम से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसके आगे माइनस आ जाएगा, और अगर हम होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो वैल्यूज़ आएंगी y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 4y3 स्क्वायर माइनस
चलिए, तो हमने ए स्क्वायर कर लिया, बी स्क्वायर कर लिया और सी स्क्वायर कर लिया। अब टर्म क्या आएगा, माइनस प्लस 2ab आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों प्लस में हैं, तो प्लस 2ab आएगा, यानी 2y1y2। फिर c माइनस में है तो a के साथ c वाला माइनस में आएगा और 2 लगाएंगे, एक 2 पहले से है तो ये आ जाएगा 4y1 क्यूब y2। ठीक है, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने कुछ गड़बड़ किया है, हमको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। हम होल स्क्वायर इसका ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ये तो इसका होल स्क्वायर आया है। ओके, फिर से एक बार इस वाले का करते हैं, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 4y3 स्क्वायर, फिर 2y1 y2 प्लस में आएगा और इसके बाद माइनस 4y1 y3 आएगा, 4y1 y3 आएगा। ठीक है, फिर आएगा माइनस 4y2 y3, ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जल्दी से y1 स्क्वायर देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3y1 स्क्वायर हैं और यहाँ पर -1, तो टोटल हो जाएंगे -4y1 स्क्वायर, और अगर 6y1 स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो बचेंगे 2y1 स्क्वायर। सारे y1 स्क्वायर एक साथ सॉल्व हो गए। y2 पे आते हैं, 6y2 है, -3 और -1, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व होकर, +2y2 स्क्वायर। y3 की बात करते हैं, तो y3 कितना है हमारे पास, यहाँ पर 4 है एक ही जगह पर, तो -4 हो जाएगा, तो बचेगा +2y3 स्क्वायर। अब बात करते हैं y1 y2 और इनकी सब की, तो -3 और -2 यानी ये हो जाएंगे +6y1 y2, और यहाँ पर है -2y1 y2 यानी +6 और -2 हो जाएगा +4y1 y2। आते हैं y1 y3 पे, y1 y3 केवल यहाँ पर है और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +4y1 y3 और साथ में आएगा +4y2 y3। ठीक है, सारी वैल्यू सबको क्लियर हैं। अपॉन में है 6 और बाहर है समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to 3 yi स्क्वायर माइनस। हम पूरी क्वेश्चन से 2 कॉमन लेकर अगर नीचे से कट कर दें तो नीचे बचेगा 3, और ज़रा ऊपर देखिए क्या बच रहा है, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर +2 y1 y2। कौन बताएगा ऊपर वाला कौन सा फार्मूला बन रहा है, 2 y1 y3 c का होल स्क्वायर, यानी g हमें मिल गया कि नहीं, g स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, y1 + y2 + y3 होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर आया समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to 3 yi स्क्वायर माइनस। तो आपको दिख रहा है कि जब हमने दो कंट्रास्ट को लेकर उनका स्क्वायर करके जोड़ा, यानी सम ऑफ स्क्वायर करके ऐड किया, तो भी हमें क्या मिल गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर है कि नहीं, सबको क्लियर है, g²/3 लिखा हुआ है यहाँ पर। आज आप लोगों की आवाज़ कम आ रही है। यस सर। ठीक है, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और अपॉन में क्या था, समेसन li स्क्वायर, इसके नीचे भी था समेसन li स्क्वायर। यानी जब हमने कंट्रास्ट के सम ऑफ स्क्वायर्स को ऐड किया दो को लेकर तो भी हमें मिला टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अगर हम ऐसे 3 का करेंगे तो 3 का भी हमें मिलेगा, 4 का भी मिलेगा। तो ये बात हमने जान ली कि कंट्रास्ट का सम ऑफ स्क्वायर हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर देता है। कंट्रास्ट का सम ऑफ स्क्वायर मुझे कौन बताएगा क्या होता है, c² डिवाइडेड बाई समेसन li स्क्वायर, ये होता है कंट्रास्ट का सम ऑफ स्क्वायर। ये याद रखना है आपको। दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जल्दी बताइए, सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर अकेला है तो, 2 हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इस तरह से बढ़ता जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर 2 हैं तो दोनों कंट्रास्ट होने कैसे चाहिए, आर्थोगोनल, है ना। ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी सम ऑफ स्क्वायर्स वाली। तो चलिए अब हम थोड़ी सी लैंग्वेज देख लेते हैं कंट्रास्ट में जो कुछ भी है।
और कंट्रास्ट के भी कुछ और चीज़ें जो हम आपको बाद में करवाएंगे, अभी इतने की ज़रूरत है। यहाँ कंट्रास्ट की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट क्या होते हैं, और ये दूसरा तरीका है कंट्रास्ट को बनाने का जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप चेक करिए इस वाले को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 4 वैल्यूज़ के 3 ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट बनाए गए हैं, लेकिन ये तरीका नहीं अपनाया गया है, दूसरे तरीके से बनाए गए हैं। तो हम लोगों को फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में यही वाला पढ़ना है, और ये बनते कैसे ये हम आगे देखेंगे। अगर हम ऐसे कहें आपसे प्लस माइनस लगाओ, तो आप प्लस माइनस लगा के कंट्रास्ट तो बना लोगे, लेकिन वो ऑर्थोगोनल होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑर्थोगोनल के बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे चलकर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, कैसे हम इसको बिना इस वाले तरीके को यूज किए हुए बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की क्लास को। तो आज हम आपको फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का मीनिंग बता देंगे क्या होता है, और ये बता देंगे कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पहली बात की कोई डिज़ाइन नहीं है, ये एक तरीका है जिससे हमको सीआरडी और आरबीडी और एलएसडी को करेंगे इसकी मदद से। यानी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम सीआरडी, आरबीडी और एलएसडी को परफॉर्म करेंगे, लेकिन अंडर द कंडीशन ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो कंडीशंस बाद में जानेंगे, हम आज फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का नोटेशन देखते हैं और उसका मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई सारे फैक्टर्स के लेवल्स को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 तक मल्टीप्लाई करना। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में भी कुछ ऐसा होता है कि हम लेवल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हम इसका नाम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक फैक्टर लिया a और एक फैक्टर लिया b। हमने कहा a के हमारे पास 2 लेवल हैं। मान लो a था सीड, तो हमारे पास 2 तरह की सीड हैं। एक को हमने नाम दिया a1, a नॉट कर लो, और एक को हमने नाम दिया a1। b हमारे पास क्या था, कल्टीवेशन टेक्निक। तो b के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक को हमने नाम दिया b नॉट और दूसरे को हमने नाम दिया b1। अब अगर हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, तो हम मल्टीप्लाई करने का मतलब हम कितने तरीके से सीड्स और कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता हो पहला हम सीड ले लें और पहला कल्टीवेशन टेक्निक ले लें, हो सकता हो सीड तो हम पहला लें लेकिन कल्टीवेशन टेक्निक दूसरी ले लें। ऐसा भी हो सकता है कि A1 के साथ हम B नॉट ले लें, यानी सीड हम ले लें दूसरा और कल्टीवेशन टेक्निक पहली, या फिर हम सीड और कल्टीवेशन टेक्निक दोनों ले लें सेकंड नंबर वाली। तो हम जब 2 फैक्टर्स के 2 लेवल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 4। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास 2 फैक्टर थे और दोनों के 2 लेवल थे, तो हम इसको नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब 4, जहाँ पर 4 बताता है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, यानी अगर हमारे पास ऊपर वाला जो सिंबल है वो बताता है फैक्टर को, यानी हमारे पास फैक्टर कितने हैं, नीचे वाला सिंबल बताता है कि लेवल कितने हैं। तो अगर हमारे पास 2 फैक्टर हैं और उनके 2 लेवल हैं, तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं। देयर आर 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। चलिए आप लोग बताएंगे हमें 3 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3 स्क्वायर। इसको हम लोग पढ़ेंगे, देयर आर 2 फैक्टर ईच एट 3 लेवल। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर और इसको कहते हैं लेवल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फैक्टर हैं, पहला है सीड की क्वालिटी और दूसरा है कल्टीवेशन टेक्निक। अब की बार हम इनके 3 लेवल लेंगे, यानी एक सीड क्वालिटी हमारे पास A नॉट है और दूसरी सीड क्वालिटी हमारे पास A1 है और तीसरी है A2। अब की बार हमने फैक्टर के 3 लेवल कर दिए हैं। ऐसे ही B के लिए हमारे पास B नॉट, B1 और B2, 3 कल्टीवेशन टेक्निक हैं। अब बताइए हम कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन इससे बना सकते हैं। 3 स्क्वायर करिए, कितने बनेंगे, 9 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। तो आज आपने फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के नोटेशन को जाना, स्क्वायर में कैसे लिखते हैं,
अगर हम 2 क्यूब लिखें तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए डिफाइन करिए जल्दी से सभी लोग 2 क्यूब को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 क्यूब इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट? Sir, 3 factor, 2 level. हाँ, आप बोलेंगे देयर आर 3 फैक्टर ईच एट 2 लेवल्स। 3 फैक्टर हमारे पास हैं, ए, बी और सी। हमने ए को कहा क्वालिटी ऑफ सीड्स, बी को हमने कहा कल्टीवेशन टेक्निक और सी को हमने कहा इरिगेशन, यानी हम पानी कितना दे रहे हैं, या फर्टिलाइजर्स भी कर सकते हो, खाद, फर्टिलाइजर्स। तो इनके सबके 2-2 लेवल, यानी हमारे पास सीड की 2 क्वालिटी हैं, A0 और A1। कल्टीवेशन टेक्निक हमारे पास 2 हैं, B0 और B1। और साथ ही साथ हमारे पास 2 टाइप की फर्टिलाइजर्स हैं, C0 और C1। अब बताइए आपके पास कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आएंगे? Sir, 8. 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। तो अभी हम आपको 3 की पावर वाले नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम आपको सारे के सारे 2 की पावर वाले पढ़ाएंगे। अब 2 की पावर के नोटेशंस में हम थोड़ा सा आगे आज और बढ़ेंगे। चलिए हम 2 की पावर 2 को लेकर चल रहे हैं और हम दिखाएंगे कि आसानी से आप कैसे इससे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 के ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। 2 की पावर 2 में हमने मान लो ए और बी 2 फैक्टर लिए हैं और इनके 2 लेवल हैं, A0 और A1, B0 और B1। तो हम सबसे पहले A0 को पकड़ेंगे और उठाकर B वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे A0 B0, A0 B1। ठीक है, फिर हम ए वाले के दूसरे वाले को पकड़ेंगे, A1 को, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? B वाले के दोनों से, A0 B0, सॉरी A1 B0, A1 B1। सुविधा के लिए इनके नोटेशंस को एक और तरीके से लिखा गया। कैसे? जब भी कभी कोई फैक्टर अपने फर्स्ट लेवल पे हो तो हम उसको लिखते हैं 1। 1 का मतलब जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे के सारे अपने फर्स्ट लेवल पे थे। और अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा है ए फर्स्ट लेवल पे है, तो हम ए को नहीं लिखेंगे, और बी अपने सेकंड लेवल पे है। लिखा तो 1 है लेकिन लेवल नंबर 2 है, बी अपने सेकंड लेवल पे है तो हम इसको बी लिख देंगे। अगर इसकी बात करें तो बी फर्स्ट लेवल पे है, बी को नहीं लिखेंगे, ए अपने सेकंड लेवल पे है तो हम यहाँ पर ए को लिख देंगे। यानी हम किसी भी फैक्टर के फर्स्ट लेवल को लिखते ही नहीं हैं, हमेशा उसके सेकंड लेवल को उस लेटर के स्मॉल, यानी जो भी फैक्टर था उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर दोनों सेकंड लेवल पे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए बी। अब जरा ध्यान से देखिए, जब हम 2 की पावर 3 पर आएंगे तो यहाँ पर फैक्टर कितने हो गए? 3 फैक्टर का मतलब यहाँ आएगा A0 A1, B0 B1, C0 C1। तो हम कैसे इसके 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को लिख पाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, इन वालों को हम C से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो सबसे पहले इन्हीं को लिख लो, 1 B A और AB। अब इन चारों को हम C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C को 1 से करेंगे तो C आएगा, B से करेंगे तो BC आएगा, A से करेंगे तो AB आएगा, और अगर हम इसको AB से कर दें तो क्या आ जाएगा? ABC। यानी हमने ऊपर के चारों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? C से। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 थे तो 1 को हम क्या लिखेंगे? A0 B0 C0। इसका मतलब सारे के सारे फैक्टर अपने फर्स्ट लेवल पे थे। B को क्या लिखेंगे? B एट सेकेंड लेवल, बट जो नहीं है वो हो गए फर्स्ट लेवल पे। यहाँ पर A है तो हम A को लिखेंगे सेकेंड लेवल, और जो यहाँ हमको दिख ही नहीं रहे वो अपने फर्स्ट लेवल पे हो गए। AB का मतलब ये दोनों अपने सेकेंड लेवल पे हैं लेकिन C यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे है। इसकी बात करें तो C अपने सेकेंड लेवल पर है और A और B अपने फर्स्ट लेवल पर हैं। BC दोनों हैं तो दोनों का सेकेंड लेवल आ गया, A नहीं है तो A का फर्स्ट लेवल आ गया। अगर AB की बात करें तो सेकेंड लेवल और C का फर्स्ट लेवल। इसमें सारे के सारे ट्रीटमेंट अपने सेकेंड लेवल पर हैं। अब देखिए 8 के 8 कितनी आसानी से बन गए। कैसे बन गए? हमने जो पहले वाले 2 स्क्वायर वाले हमारे पास कॉम्बिनेशन थे हमने उसको C से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लो हमारे पास 4 फैक्टर हो गए ABCD, तो पहले हम इन 8 को लिख लेंगे, फिर हम D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम आपको लिख के दिखाते हैं आज इनके 1 A B और AB, ये हमारे पास पहले से था। फिर जब हमने इसको C से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया?
सी से हम 1 को कर रहे हैं, फिर सी से ए को करेंगे तो आएगा ए सी, बी को करेंगे तो बी सी, और ए बी को करेंगे तो ए बी सी। अब हमारे पास डी आ गया, तो हम इन सबको डी से कर देंगे। डी, ए डी, बी डी, ए बी डी, सी डी, ए सी डी, बी सी डी, और लास्ट में आएगा ए बी सी डी। ये बन गए 16 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to the power 4, मीन्स 4 फैक्टर ईच एट 2 लेवल। इनको हम नॉट वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 को कैसे लिखेंगे? ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, डी नॉट, ये 1 है। इट मीन्स all the factors at their first level. What is the meaning of A? It means A at second level but remaining are at first level. What is the meaning of B? B का मतलब B अपने second level पर है जबकि बाकी सारे अपने first level पे हैं। आई थिंक आपको ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के नोटेशंस कैसे बन रहे हैं ये क्लियर हुआ। अभी आपको फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी समझने वाला प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जैसे हमको आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाना है तो पहले साल दूसरे साल बच्चों को क्या किया जाता है? ABCD सिखाई जाती है। तब कोई बच्चा ये नहीं सोचता है कि हमको आज ABCD क्यों पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब 3 साल 4 साल बाद वही बच्चा उन अक्षरों को जोड़कर अंग्रेजी पढ़ने लगता है तब उसकी समझ में आता है कि तब ABCD क्यों रटवाई जा रही थी। तो आज की क्लास एक तरह से फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की बेसिक क्लास है जिसमें आपने सिर्फ नोटेशंस के बारे में जाना और इनको हम लिखते कैसे हैं ये सीखा। अब जब हमारी अगली 2 से 3 क्लासेस फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की और हो जाएंगी तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि इन सब का सिग्निफिकेंस क्या था फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि नया टॉपिक है, नई चीज़ है, तो आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार रिकॉर्ड में जाके रिवाइज ज़रूर कर लेना ताकि जब आप कल की क्लास करो तो आज वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे। हालांकि हम बहुत सारी चीज़ें आज की कल रिवाइज आपको करवाएंगे लेकिन जो रिकॉर्डिंग है इसका आप बेनिफिट लीजिए और एक बार इसको और घर पे ज़रूर रिवाइज कर लेना, ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे कल सेम टाइम पे।